नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बुलिश इन्वेस्टर सेंटिमेंट से प्रेरित होकर रेंज बाउंड ट्रेड के क्लचेस से खुद को फ्री करने और उच्चतर बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। बिटकॉइन की कीमत $35,000 के स्तर से ऊपर मजबूत हो रही है क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपनी पोजीशन बेचने की जल्दी में नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 0.25% ऊपर $35,076.05 पर ट्रेड कर रही है। दूसरी ओर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो इथेरियम 2.33% बढ़कर $1,894.91 पर पहुंच गया। होल्डिंग पैटर्न से दिलचस्प पहलू सामने आए हैं जो डिजिटल करेंसी स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट के निर्माण का सुझाव देते हैं। ऑन चेन डेटा के अनुसार 3 महीने की टाइम फ्रेम में अनमूव्ड बिटकॉइन की संख्या 88.5% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रेंड ऑनगोइंग कंसोलिडेशन के बावजूद भारी तेजी की संभावना का संकेत है। अक्टूबर की शुरुआत से बिटकॉइन 26% ऊपर है। ऑप्टिमिज्म ने ब्रॉडर मार्केट्स में भी प्रवेश कर लिया है। बिटकॉइन और ईथर की कीमत में उछाल के साथ साथ अन्य टोकन की कीमतों में भी तेजी आई है। सोलाना सोल, एक्सआरपी, बीएनबी और अन्य की कीमतें हाल के दिनों में मजबूत हुई हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.10% बढ़कर $1.32 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 35.79% बढ़कर $38.24 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.47 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की $32.7 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 11.68% और 85.51% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.82% है, जो दिन के दौरान 0.50% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.28% बढ़कर 44,112.51 पर पहुंच गया। इस बीच सॉफ्टवेयर जायंट माइक्रोस्ट्रैटेजी ने घोषणा की कि उसने 2023 की दूसरी तिमाही के अंत से अपनी BTC होल्डिंग्स में वृद्धि की है। कंपनी ने एडिशनल 6,067 बिटकॉइन खरीदे, जिससे उसकी टोटल होल्डिंग्स 158,400 हो गई। इथेरियम नेटवर्क में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो कि 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मेननेट ने $213 बिलियन से अधिक का ट्रांजैक्शन किया, जो ऑन चेन एक्टिविटी में मजबूत वृद्धि का संकेत देता है। आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और बेस जैसे लेयर 2 सॉल्यूशंस ने इस वृद्धि को बढ़ावा दिया है, जिससे कि एग्रीगेट वॉल्यूम में $16 बिलियन और जुड़ गए हैं। ये वृद्धि इथेरियम इकोसिस्टम में बढ़ते कॉन्फिडेंस और यूटिलिटी को दर्शाती है, जो कि तेजी से वाइब्रेंट ब्लॉकचेन लैंडस्केप का सुझाव देती है। हालांकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में वृद्धि के कारण ट्रांजैक्शन फीस में भी वृद्धि हुई है, जो कि नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट इफेक्टिवनेस को प्रभावित कर सकती है। बर्न मैकेनिज्म, जो कि नए ETH जारी करने का प्रतिकार करता है, एसेट के लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को लाभ पहुंचा सकता है। हालिया कीमत ने लोकल रेजिस्टेंस लेवल्स को पार कर लिया है, जिससे संभावित रूप से मार्केट में ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है। लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस भी एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, संभावित रूप से नेटवर्क पर अधिक यूजर्स और ट्रांजैक्शन को आकर्षित कर रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म टोकन ने एक मजबूत हफ्ते का अनुभव किया है। टॉप 10 परफॉर्मेंस ने $US के मुकाबले वृद्धि दिखाई है। ETH में 4.2% का उछाल देखा गया है, जबकि सोलाना सोल में 32.5% का उछाल देखा गया। इस सेक्टर में 32 क्रिप्टो एसेट्स ने डबल डिजिट परसेंटेज वृद्धि हासिल की है, जो कि OMG की 10.2% वृद्धि से शुरू होकर जूनो की 110.8% वृद्धि तक बढ़ी है। 5 नवंबर तक इन प्लेटफॉर्म टोकन का मार्केट कैप $357 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो इकोनॉमी के टोटल वैल्यू का 26% है। इथेरियम मार्केट पर हावी है। इस हफ्ते इसके मूल्य में 4.2% की वृद्धि हुई है। कार्डानो ADA, ट्रॉन TRX और चेनलिंक लिंक जैसे अन्य टोकन में भी लाभ हुआ। 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन में 35% से अधिक की बढ़त देखी गई, जिसमें जूनियो 110.8%, बिटरॉक 69% बढ़त और फैंटास्मा 49.3% बढ़त के साथ आसमान छू रहा है। BRC20 टोकन स्टैंडर्ड के क्रिएटर डोमो ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन कम्युनिटी में यूजर सिक्योरिटी में सुधार के लिए
फ्रैक्शन नामक एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव का उद्देश्य करंट BRC-20 फ्रेमवर्क में कमजोरियों को संबोधित करना है, जो कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इंस्क्रिप्शंस के क्रिएशन और ट्रांसफर की अनुमति देता है, जिससे कि यूजर्स को पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। प्रस्ताव उन बाधाओं को खड़ा करने के लिए स्ट्रिंजेंट ट्रांसफर वैलिडिटी रिक्वायरमेंट की वकालत करता है, जो कि मैलिशियस एक्टर्स को यूजर्स को नुकसान पहुंचाने से रोकेंगी। प्रस्ताव में बताया गया है कि कैसे यूजर्स अपनी सामान्य बातचीत में मिनिमल डिस्ट्रप्शन के साथ अपनी एसेट्स रखने वाले सिक्योर एड्रेसेस पर कोड लागू कर सकते हैं। BRC-20 टोकन ने एक डायनामिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए बिटकॉइन नेटवर्क में फंक्शनैलिटीज का एक सूट पेश किया है। फ्रैक्शन प्रस्ताव से इन डिजिटल एसेट्स में रुचि फिर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शन पर उत्साह के बाद गिरावट देखी गई थी। संभावित अपडेट लैंडस्केप को पुनर्जीवित करने और डिजिटल कलेक्टिबल्स फील्ड में बिटकॉइन की कंपेटिटिव बढ़त को बनाए रखने का वादा करते हैं। जैसे जैसे प्रस्ताव को समर्थन मिलता है और इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ता है, बिटकॉइन कम्युनिटी एंटिसिपेशन के साथ देखता है BRC-20 टोकन के लिए अधिक सुरक्षित और मजबूत फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए तैयार है। OpenSea नॉन फंडेबल टोकन्स के लिए पहला मेन स्ट्रीम मार्केट प्लेस बड़े पैमाने पर वर्कफोर्स में कटौती के बाद V2.0 में ट्रांजिशन के लिए तैयार है। CEO डेविन फिंजर ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी संभवतः अपनी टीम के मेंबर्स में से 50% कटौती करेगी। मेजर अपग्रेड अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी, स्पीड, क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस पर केंद्रित होगा। NFT मार्केट पर गंभीर मंदी के कारण OpenSea का मार्केट शेयर 20% से नीचे गिर गया। इस सेगमेंट ने सिर्फ 1.5 साल में अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम का 90% खो दिया। कंपनी ब्लो अपसर्च ने अपनी डोमिनेंस की रक्षा करने में भी विफल रही, जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के केवल 16.8% के लिए जिम्मेदार थी। NFT मार्केट्स में अपने पीक पर 75% लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के बावजूद OpenSea फाइनलाइज्ड ट्रेड्स के नेट नंबर के मामले में सबसे एक्टिव एक्सचेंज बना हुआ है और अपेक्षाकृत कम वॉश ट्रेडिंग शेयर बनाए रखता है। बेयर मार्केट के बावजूद नाइकी और RTFKT के नॉन फंडेबल टोकन यूनिवर्स ने 2 साल से भी कम समय में ट्रेडिंग वॉल्यूम में $1 बिलियन से अधिक और $1,100 मिलियन की कमाई अर्जित की। दिसंबर 2021 से नाइकी RTFKT NFTs ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में $1.4 बिलियन की बढ़ोतरी की है, जबकि क्लोनेक्स, तकाशी, मुराकामी, एवाटा NFT ड्रॉप सहित RTFKT के 2 दर्जन से अधिक कलेक्शन ने $170 मिलियन कमाए हैं। क्रिप्टो बूम के दौरान लॉन्च किए गए क्लोनेक्स कलेक्शन की सफलता काफ़ी हद तक इसकी सफलता के कारण है। NFTs ने कंज्यूमर्स के लिए एक स्पेशल ऑथेंटिकेटिंग टैग के साथ लिमिटेड एडिशन नाइकी शूज ऑर्डर करने का भी अवसर खोल दिया है, जिससे हजारों स्नीकरहेड्स और NBA स्टार लीब्रॉन जेम्स आकर्षित हुए हैं। डिजिटल्स का कॉन्सेप्ट अंततः फीका पड़ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे यहीं रहेंगे। युगा लैब्स और मैजिक ईडन इथेरियम NFT मार्केटप्लेस लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप कर रही हैं, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि क्रिएटर्स को उनकी सही रॉयल्टी मिले। पार्टनरशिप का उद्देश्य क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देकर डिजिटल कलेक्टिबल इकोसिस्टम को मजबूत करना है। मैजिक ईडन अपने NFT कलेक्शन से सेकेंडरी मार्केट सेल्स प्रोसीड का एक हिस्सा युगा लैब्स के साथ साझा करेगा। ये कोलैबोरेशन OpenSea की अपनी चेन रॉयल्टी एनफोर्समेंट टूल ऑपरेटर फिल्टर को बंद करने की घोषणा के जवाब में है। युगा लैब्स ने पहले अपने खुद के चेन रॉयल्टी एनफोर्समेंट टूल को बंद करने के निर्णय के कारण OpenSea के लिए अपना समर्थन कम कर दिया है। पार्टनरशिप का उद्देश्य क्रिएटिव राइट्स को प्राथमिकता देना और डिजिटल कलेक्टिबल्स इकोसिस्टम में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। गूगल और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेटर्स के लिए एक ऑफलाइन CBDC की योजना पेश कर रही हैं। BIS ने फंक्शनैलिटी को एक जटिल उपक्रम के रूप में वर्णित किया है, जिसके लिए सेंट्रल बैंक से अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। अलग अलग जुरिस्डिक्शन में पेमेंट की विशिष्ट प्रकृति के कारण CBDC के लिए ऑफलाइन क्षमता लॉन्च करने के लिए एक अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। BIS ने सेंट्रल बैंक को ऑफलाइन CBDC स्ट्रैटेजी को पेश करने के लिए कई वेंडर्स को शामिल किया, जिसमें गूगल ने भी भाग लिया। हालांकि डॉक्यूमेंट ने गूगल की योजना के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का खुलासा नहीं किया, जिससे पंडित्स के लिए बिग टेक के ब्लूप्रिंट पर थ्योरी बनाने की गुंजाइश रह गई। एक थ्योरी से पता चलता है कि गूगल प्ले वॉलेट की ऑफलाइन पेमेंट कैपेबिलिटीज पर भरोसा कर सकता है, जिससे कि सीमलेस ऑपरेशन के लिए रुक कर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है।
इंटरनेट कनेक्टिविटी की लंबी अवधि की उपस्थिति में एनालिस्ट ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेस करने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन का लाभ उठाते हुए CBDC से भरे प्रीपेड कार्ड का उपयोग करने की खोज कर रही हैं। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म रिपल को जॉर्जिया में CBDC प्रोजेक्ट के लिए ऑफिशियल टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में चुना गया है। ये निर्णय एक कंटेस्टेड सिलेक्शन प्रोसेस के बाद किया गया, जिसमें एक PEP जमा करना और उनके टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का प्रदर्शन करना शामिल था। नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया ने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और यूज केसेस की व्यापक समझ, प्रोजेक्ट की सफलता के लिए डेडिकेशन, एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रोड मैप, लगातार उपयोग के साथ ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट अप्रोच जैसे कारकों पर विचार करते हुए सिलेक्शन प्रोसेस की समीक्षा की। रिपल को अपने CBDC पायलट 2 दिन के लिए अपने टेक पार्टनर के रूप में चुना गया है, जो कि NBG टेक पार्टनर के लिए 8 अन्य टेक्नोलॉजी फर्म में शामिल हो गया। जॉर्जिया के शामिल होने से भूटान, पलाव, मॉन्टेनीग्रो, कोलंबिया और हांगकांग सहित उनके संबंधित CBDC पायलट प्रोग्राम के लिए वैश्विक स्तर पर 5 सेंट्रल बैंक के साथ रिपल का सहयोग मिलेगा। कंपनी CBDC प्रयासों के लिए 20 से अधिक देशों के साथ भी चर्चा कर रही है। यूको बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होने की मंजूरी दे दी गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अश्वनी कुमार ने एक मीडिया बयान में निर्णय की घोषणा की। बैंक शुरुआत में रिटेल सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा और बाद में अवसर पैदा होने पर अन्य क्षेत्रों पर भी विचार करेगा। RBI ने कॉल मनी मार्केट में CBDC का होलसेल पायलट शुरू किया है, लेकिन वॉल्यूम अधिक नहीं है क्योंकि ये सिस्टम अकाउंटिंग और कई पहलुओं का टेस्ट है। बैंक सितंबर 2023 के अंत से CBDC पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेना चाहता था और अपना फोकस रिटेल सेगमेंट पर करना चाहता था। सेंट्रल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय कुमार चौधरी ने कहा कि होलसेल पायलट सिस्टम अकाउंटिंग और अन्य पहलुओं का एक परीक्षण है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।